तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे बताना है आपको कि कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में जो हुआ था उसी पैटर्न पे इनको बनाया गया है, क्योंकि ऑप्शंस का वैसे ही रखा गया इनको। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। इन 1968 द term लोकपाल or लोकायुक्त coined by the L.M. Singhvi was the first used in a report of Administrative Reform Commission। 1968 में एल एम सिंघवी द्वारा गढ़ा गया लोकपाल लोकायुक्त शब्द पहली बार प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में इस्तेमाल किया गया था। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड अ मैक्सिमम ऑफ 6 members, which of 50% shall be judicial members and 50% shall be from SC, ST, OBC, minority and women। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 50% न्यायिक सदस्य होंगे और 50% SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिला शामिल होंगे। चेयरपर्सन और लोकपाल मेंबर शैल बी अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। चयन समिति की सिफारिशों पर अध्यक्ष और लोकपाल की नियुक्ति CJI द्वारा की जाएगी। यहाँ पे बताना है कि तीन स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से कितने करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्टेड है। बताइए कितने स्टेटमेंट्स करेक्टेड नहीं है। यहाँ पर ऑल 3 आर नॉट करेक्टेड, तीनों के तीनों सेंटेंसेस करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है, क्या रीजन है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट क्यों नहीं है। तो यहाँ पर 1968 नहीं होगा, क्या होगा 1966 होगा। 1966 में जो है 1966 में एल एम सिंघवी के द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त का फर्स्ट प्रशासनिक सुधार आयोग में रिपोर्ट में इसका मेंशन किया गया था। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, क्योंकि चेयर और लोकपाल जो है चेयरपर्सन और कितने मेंबर्स होते हैं बताइए, 8 मेंबर्स नॉट 6 मेंबर्स। तो यहाँ पे क्या होगा 8 मेंबर्स। लोकपाल प्लस चेयरपर्सन, लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 8 मेंबर्स। ठीक है, 8 मेंबर्स ऑफ विच 50% के जुडिशियल होने चाहिए और 50% SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और वीमेन होने चाहिए। क्लियर है। थर्ड, चेयरपर्सन और लोकपाल मेंबर्स के अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, तो CJI के द्वारा नहीं किया जाता है। CJI के द्वारा नहीं किया जाता तो किसके द्वारा किया जाता है फिर। यहाँ पे होगा क्या आंसर, क्या प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए डिटेल देखते हैं एक बार लोकपाल से। न्यूज में क्या होता है, हाईली लेवल सर्च कमिटी हैज एक्सटेंडेड द डेट ऑफ फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ एंटी करप्शन ओम्बड्समैन लोकपाल। एक उच्च स्तरीय खोज समिति ने लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख एक्सटेंड कर दी। लोकपाल की बेसिकली बात करें तो यहाँ पर एक फर्स्ट स्टेटमेंट किया गया था कि 1966 में लोकपाल और लोकायुक्त जो वर्ड हुआ था क्वाइंट किसके द्वारा, एल एम सिंघवी के द्वारा किया गया था। फर्स्ट यूज किया कहाँ पे, फॉर द रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ठीक है। लोकपाल क्या है, नेशनल एंटी करप्शन ओम्बड्समैन टू लुकिंग आफ्टर कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स व्हिच आर डिफाइंड अंडर द लोकपाल लोकायुक्त एक्ट क्या 2013। ठीक है। लोकपाल का गठन लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत एक संविधान निकाय के रूप में किया गया था। इस अधिनियम संघ के लोकपाल और राज्यों के लोकायुक्त के पद का सृजन प्रावधान, इसका उद्देश्य लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों का क्या करना है, जांच करना है। क्लियर है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया था कि कंपोजिशन की बात करें तो लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन मैक्सिमम 8 मेंबर्स, और कितने मेंबर्स होने चाहिए 8 मेंबर्स, जिसमें 50% क्या जुडिशियल मेंबर्स होंगे और 50% जो आपके SC, ST, OBC माइनॉरिटी विमेन से होंगे। टेन्योर की बात किया जाए तो चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ लोकपाल अपॉइंटेड फॉर कितने साल के लिए, 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, और इनका एज क्या, और अंटिल अटेनिंग द एज ऑफ 70 ईयर्स विच इज अर्लियर, जो पहले हो। क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट में बात करें, सिलेक्शन कमेटी की बात करें तो चेयरपर्सन और लोकपाल मेंबर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, और किसके रिकमेंडेशन पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ SC, सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन। क्लियर है।
सिलेक्शन कमेटी के पूछा जाए तो सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है, लोकसभा स्पीकर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, और चीफ जस्टिस और उसका नॉमिनी, और एमिनेंट जूरिस नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्या रिकमेंडेशन ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द पैनल। क्लियर है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे ईडी से रिलेटेड, बहुत अभी न्यूज में, इलेक्शन के टाइम में बहुत न्यूज में रहा है ईडी। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट बात करें तो एस्टेब्लिश्ड इन 1954 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1954 में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत किया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट कैन इन्वेस्टिगेट एंड मेक अरेस्ट फॉर वायलेशन ऑफ पीएमएलए 2002 एंड फेमा 1999 विदाउट वेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्मल एफआईआर बाय द पुलिस। या पुलिस द्वारा औपचारिक एफआईआर दर्ज होने की प्रतीक्षा के बिना अपना एक्ट क्या पीएमएलए 2002 और फेमा के उल्लंघन के लिए जांच और गिरफ्तारी कर सकता है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट रूल दैट स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द ईडी ऑफिसर कैन बी एडमिटेड एज अ एविडेंस इन द कोर्ट। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें ईडी अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए बयानों को अदालत में सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो यहाँ बताना है आपको कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। बताइए कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं यहाँ पे? यहाँ पर आपके दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है। और कौन कौन से दो स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट है? तो सेकेंड और थर्ड आपका करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। क्यों क्यों? क्योंकि फर्स्ट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि जो ईडी है उसका एस्टेब्लिशमेंट 1954 में ना होकर के 90 कब 1952 में हुआ था, 1952 1952। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द थर्ड एक्सटेंशन गिवन टू द डायरेक्टर एनफोर्समेंट चीफ इनवैलिड। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय जो डायरेक्टर उनका जो कार्यकाल था उसको अवैध घोषित कर दिया था, उससे रिलेटेड है। बात करें यहाँ पे ईडी से, तो ईडी का जो एस्टेब्लिशमेंट है 1952 में के अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, headed by the ED director who is appointed as the provision of section 52 of the CVC Act of 2003। इसका जो है टेन्योर 2 years टेन्योर बट कैन बी गिवन टू द 3 annual एक्सटेंशन दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अरेस्ट की बात करें यदि तो सेकेंड स्टेटमेंट था यहाँ पे कि कैन इन्वेस्टिगेट एंड मेक अरेस्ट फॉर वायलेशन ऑफ पीएमएलए 2002 एंड फेम एक्ट 1999 विदाउट वेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्मल एफआईआर द क्या पुलिस। मतलब इस मामले में पुलिस द्वारा औपचारिक एफआईआर दर्ज किए बिना भी क्या था जांच और गिरफ्तारी किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से था कि इन 2022 में सुप्रीम कोर्ट रूल दैट स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड बाय ईडी ऑफिसर्स कैन बी एडमिटेड एज एविडेंस इन द कोर्ट में एविडेंस के रूप में उनके साक्ष्यों को प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सीबीआई से रिलेटेड है। अभी इलेक्शन का टाइम है तो काफी ये भी न्यूज में रहा है। सीबीआई एस्टेब्लिश्ड इन 1963 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। सीबीआई की स्थापना 1963 में कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के तहत किया गया है। इट गवर्न्ड बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा शासित है। It recommended by the Santhanam Committee on the Prevention of Corruption of 1962-64। भ्रष्टाचार निवारण पर संस्थानम समिति ने इसकी अनुशंसा किया था। यहाँ बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, बताइए सीबीआई से रिलेटेड। यहाँ पर आपके जो है ऑल 3 सेंटेंसेस आपके करेक्ट। ठीक है, सीबीआई के बारे में बात करें तो स्थापना 1963 में किसके अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांस गवर्न्ड बाय द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 और रिकमेंडेड बाय द संथानम कमेटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962। ये तीनों स्टेटमेंट सीबीआई से रिलेटेड पे लिया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे कि मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज capacity building aims at building a future ready civil services with the right attitude that's innovative, professional,
skills that are technology enabled and knowledge aligned to the vision of a new India. मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का जो बेसिक उद्देश्य है कि मिशन कर्मयोगी एक नए भारत के लिए के दृष्टिकोण के अनुरूप जो सही दृष्टिकोण, अभिनव पेशेवर कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य के तैयार सिविल सेवाओं का निर्माण करना है। विकास की बात करें तो वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट इज ए न्यू blended learning program for management of civil servants in the central secretariat। विकास जो है केंद्रीय सचिवालय में सिविल सेवकों के प्रबंधन के एक नया मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट टू 1964 गवर्न द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन द इंडिया। सिविल केंद्रीय सिविल सेवा जो नियम है 1964 भारत में सरकारी कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे बताना है 3 सेंटेंसेस में से करेक्ट कितने नहीं है, बताइए। नॉट करेक्टेड, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नन, मतलब कि ऑल 3 सेंटेंसेस आपके क्या है यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, मिशन कर्मयोगी के बारे में बात करें। न्यूज में क्या हो रहा है कि ऑन गुड गवर्नेंस डे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन लॉन्चेज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ मिशन कर्मयोगी। मिशन कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय ने सुशासन दिवस पर मिशन कर्मयोगी को क्या विकास किया है, मतलब विस्तार किया है। मिशन कर्मयोगी की बात करें, इसका एम क्या है? फ्यूचर रेडी सिविल सर्विसेज विद द राइट एटीट्यूड स्किल्स एंड नॉलेज अलाइन टू अ विजन ऑफ अ न्यू इंडिया। मतलब कि मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसका उद्देश्य भारत के विजन के अनुसार भारत के भविष्य के लिए एक तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। ठीक है, बात करें यहाँ पे हम लोग, ये था कि विकास के बारे में, द न्यू ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन सेंट्रल सेक्रेटरिएट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे बताने हैं कि आपके करेक्ट कितने हैं, कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, बताइए। Recently, it was reported that states have rejected nearly 32% of land claims under the फॉरेस्ट राइट एक्ट। हाल ही में खबर आई थी कि राज्यों ने वन अधिकार अधिनियम के तहत लगभग 32% भूमि दावों को खारिज कर दिया है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006 रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटी FD, ST and other traditional forest dwellers OT/FD to a forest research। वन अधिकार अधिनियम 2006 में वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन संसाधनों के अधिकार को क्या मान्यता देता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि द एक्ट रिकॉग्नाइजेस द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल और अ फैमिली और कम्युनिटी ऑन द लैंड, हाउएवर क्लेम शुड नॉट एक्सीडेड मोर देन 5 हेक्टेयर्स। अधिनियम भूमि पर किसी व्यक्ति, परिवार या समुदाय के अधिकारों को मान्यता देता है, हालांकि यह दावा 5 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बताना है कि कितने आपके जो कथन है वो क्या है, सही है, कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, बताइए क्या आंसर होगा। यहाँ पर आपके सिर्फ एक स्टेटमेंट्स करेक्ट है, यहाँ पर आपके सिर्फ एक स्टेटमेंट्स करेक्ट है। वो कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका करेक्ट है? फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे डेटा आप जो देख रहे हो 32%, ये 32% नहीं होकर कितना परसेंट? 40%। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, बट थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है? रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे 5 मेंबर्स मतलब 5 हेक्टेयर नहीं होना है। कितना? 5 हेक्टेयर की जगह पे यहाँ पे क्या होगा? 4 हेक्टेयर की बात की गई, हेक्टेयर की बात की गई। क्लियर? चलिए डिटेल देखते हैं यहाँ पे। रिसेंटली न्यूज में क्या होता है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ट्रेडर्स। Recently, it was reported that states have rejected nearly 40% of the land claims under the Forest Right Act। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों ने वन अधिकार अधिनियम के तहत वन भूमि संबंधी लगभग 40% दावों को क्या खारिज कर दिया है। क्लियर है? यहाँ पर बात करें और कि
फॉरेस्ट राइट एक्ट 2000 कहते इट रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था। ये क्या है? सेकेंड स्टेटमेंट है। क्लियर है? बात करें यहाँ पे हम लोग रोल ऑफ ग्राम सभा का। इट इज द ऑथोरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट बोथ। ठीक है। ग्राम सभा को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया सुधार करने का अधिकार क्या दिया गया है। ठीक है। यदि हम थर्ड स्टेटमेंट था हमारा, ये था यहाँ से हेक्टेयर से जमीन की बात करें तो लैंड टाइटल्स द एक्ट रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स और फैमिली और कम्युनिटी ऑन द लैंड हाउएवर क्लेम्स दैट नॉट एक्सीडिंग, मतलब एक्सीड नहीं करना चाहिए कितने, नॉट मोर देन 4 हेक्टेयर। ठीक है, मतलब 4 हेक्टेयर से अधिक। यह अधिनियम भूमि पर किसी व्यक्ति या परिवार या समुदाय में अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। हालांकि भूमि पर किया गया दावा 4 हेक्टेयर से अधिक का क्या नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सो फ्रेंड्स, ये आपकी जो विजन आपका विजन है इसका पीटी 365 की पॉलिटी का कंप्लीट मैगजीन का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस को यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था 2023 में जो नया पैटर्न यूपीएससी लेकर आया उन पैटर्न पे आधारित हैं क्वेश्चन। तो लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एज ए सपोर्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।